Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes Ajit Road Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उसका जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव भी बोला जाता है, जेड इफेक्टिव ऐसे। ठीक है, तो इसको जेड इफेक्टिव भी बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, देखो होता क्या है ये। सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए कोई एक एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 है। तो जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 14 होता है बेटा, उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी उसमें बेटा 14 है। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 14 है। आपको तो इतना तो पता ही है कि जितना किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर उसकी शर्त होती है कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, ठीक है, जो आपकी ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन उसमें हम क्या करते थे 284 ऐसे दिखाते हैं ना, 284 जो हम ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन में करके आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू बोहर इसको बनाऊंगा तो ये न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस का जो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, देखो 1 और 2। ठीक है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, यहाँ पे सेकेंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 और 8 10 हो गए। ठीक है, और जो लास्ट शेल है, जो थर्ड शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 आएंगे, देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जो न्यूक्लियस अपना चार्ज भेज रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियस को मैंने ऐसे दिखा रखा आपको। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 14 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 14 प्रोटॉन्स। तो मतलब जो यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ कि जो 14 प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस अपना चार्ज फेंक रहा है, जो शक्ति 14 प्रोटॉन्स के द्वारा भेजी जा रही है इनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो 14 प्रोटॉन्स की जो शक्ति है वो भेजी जा रही है, क्या इसके पास जो शक्ति है वो उतनी पहुंच पा रही है, वो अट्रैक्शन उतनी पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी इसके पास पहुंच पा रही है यहाँ पे, उसको बोला जाता है बेटा जेड इफेक्टिव, जा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो कितना न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल जो होता है उसको गेन कर पा रहा है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना जो है वो अट्रैक्टिव पुल जो है वो गेन कर पा रहा है। देखो इसकी 14 इसके 14 जो प्रोटॉन्स है उनकी जो शक्ति है, वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो ये सेंड कर रहा है। तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो जो 14 प्रोटॉन्स की जो शक्ति है, देखो उनमें से कुछ शक्ति तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने रोक ली। ठीक है, और कुछ जो अट्रैक्शन है, जो शक्ति है, वो इस 8 इलेक्ट्रॉन ने रोक ली। इसके बाद जो पहुंच पा रही है वो यहाँ पे पहुंच पा रही है, देखो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव। तो बेटा अब ये क्या हो रहा है, जैसे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इनर इलेक्ट्रॉन्स थे 2, उसके बाद ये इनर इलेक्ट्रॉन्स थे 8। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स ने अट्रैक्शन भेजनी थी इस इलेक्ट्रॉन को, वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, इन्होंने उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया, इनमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया। इसको बोलते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन करना, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे शहर में कोई सपोज करो कोई सेलिब्रिटी आ गया, जैसे कोई सलमान खान हमारे जो बठिंडा में आ गया। ठीक है, तो सलमान खान आ गया, तो सलमान खान के चारों तरफ जो होता है, सबसे पहले बॉडीगार्ड का एक घेरा होता है ऐसे बना हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद और दूसरी लेयर होती है, सेकंड बॉडीगार्ड की लेयर होती है उसके ऐसे अराउंड। ठीक है, और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है वो ये लोगों की भीड़ है। ठीक है, यहाँ पे लोगों की भीड़ है। ठीक है, तो इन ही लोगों में हम खड़े हैं यहाँ पे, ये सपोज हम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने सलमान खान से मिलना है, बट सलमान खान को मिलने से हमें कौन रोक रहा है, देखो सबसे पहले जो सलमान खान है उसका कुछ पार्ट तो ये जो इनर लेयर वाले जो उसके बॉडीगार्ड थे उन्होंने रोक लिया,
कुछ था जो इसके आगे वाली लेयर वाले थे उन्होंने रोक लिया, ठीक है। और हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे भी हमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं, ठीक है, ये हमें क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब जो सलमान खान जो जब हाथ हिला रहे होते हैं हमें, ठीक है, तो हमें जो बहुत कम पार्ट जो है सलमान खान के जो हाथ हिलाने का हमारे तक पहुँच पा रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अंदर लेयर्स थी जो वो क्या कर रही हैं, हमें रिपेल कर रही हैं। देखो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो जो सलमान खान है उसको, उसकी जो अट्रैक्शन है उसको यहाँ पे रोका जा रहा है, दिस इज़ नोन एज अपने शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हमें रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो हमें क्या कर रहे हैं, रिपेल धक्के मार रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो दो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है बेटा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का एक तो चार्ज रोक रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जो है रिपेल भी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, बट ये वाले जो इनर लेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। समझ आ गई बात। तो अब जो नेट फेट इसके ऊपर जो चार्ज पहुंच रहा है न्यूक्लियस का, दैट विल बी नोन एज जेड इफेक्टिव। समझ आ गई, उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने ये पता करना है कि इसके ऊपर कितना जो है चार्ज पहुंचता है, ठीक है, कितना पहुंचता है चार्ज। तो इसका चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेटा स्लेटर। क्या नाम था, स्लेटर। तो उसने एक रूल दिया था जिसको बोला जाता है स्लेटर रूल, ठीक है। कि स्लेटर रूल किसके लिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए आया था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आया था। तो अब मैं उसके बारे में सारा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझो ये वाली चीज़, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या है, देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवार्ड द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कौन अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर का चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं, बट आर पुश्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उनके अंदर वाली लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर वाली लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको रिपेल भी तो कर रहे होते हैं, उसकी ये भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में काउंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस जो चार्ज सेंड कर रहा है, ठीक है, उसको जो अंदरली लेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं चार्ज को, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो, जो न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन भेजी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेजी थी जो न्यूक्लियस ने, ठीक है, उसको किसके द्वारा रोका गया, ठीक है, जो इनर लेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनके द्वारा रोका गया। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरले शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसके पास अब क्या हो रहा है, कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है, इसको बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ आ गई। तो बेटा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, देखो, जेड इफेक्टिव हमने निकालना है। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने निकालना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के पास कितना पहुंच रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, हम वो निकालेंगे, देखो, टोटल न्यूक्लियस का चार्ज कितना था, ठीक है, माइनस जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने रोका, ठीक है। तो ऐसे जेड इफेक्टिव निकलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हेयर जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इज टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस के पास था, माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने रोका। जैसे मान लो न्यूक्लियस के पास 12 प्रोटॉन्स थे तो वो 12 का चार्ज भेज रहा था, ठीक है। तो उनमें से -6 हो गया। 6 का मतलब जो 6 चार्ज है न्यूक्लियस का वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने रोक लिया। तो अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके ऊपर कितना चार्ज पहुंच रहा है, वहां पर न्यूक्लियस का 6 चार्ज जो है वो पहुंच रहा है। समझ आ गई बात। ऐसे हम जो है जेड इफेक्टिव निकालते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अगर सपोज करो, ये भी एक एग्जांपल दे रखी है, अगर किसी का जेड इफेक्टिव 8 आ रहा है तो मान लो उसमें 12 थे प्रोटॉन, ठीक है, उसमें से चार रोक लिया तो लास्ट पे कितना पहुंच रहा है, 8 पहुंच रहा है। ऐसी एग्जांपल्स आएंगे आपको, मैं आगे इसकी रूल बताने जा रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक चार्ट मैंने बना रखा है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले ये समझो स्लेटर रूल क्या होता है। देखो बेटा, स्लेटर ने एक रूल दे दिया, ठीक है। स्लेटर ने अपने रूल में क्या कहा, देखो इसके रूल्स पढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। देखो फर्स्ट क्या है इसका रूल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल हायर देन द
कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। जैसे मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर निकालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर हमने निकालना है। तो हमने जिसके ऊपर निकालना होता है ना न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, उससे जो आगे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे वाले शेल का मतलब इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई न्यूक्लियर चार्ज रोका जाएगा, वो इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल वाली जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इससे बाहर है, ठीक है। तो इनकी तरफ से तो इस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनका जो बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है, इनके लिए, बाहर वालों के लिए। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट रूल क्या लिखा है, ऑल इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल शेल हायर देन द कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन, जो हायर देन द कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका 0 होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईच इलेक्ट्रॉन इन द सेम प्रिंसिपल शेल कंट्रीब्यूट्स 0.35, यहाँ पे है 0.35 बेटा, टू सिग्मा, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैंने आपसे ये पूछा कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, इनका तो कंट्रीब्यूशन 0 होगा सिग्मा के लिए, ये तो कोई स्क्रीन नहीं करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकालना है वो तो यहाँ पे है, ये बाहर में, तो इनके तो 0 हो गया। अच्छा, अब इनका कितना होगा कंट्रीब्यूशन, ये कितना न्यूक्लियर का चार्ज जो है अपने तरफ स्क्रीन करेंगे ये वाले, ठीक है, जो इसी के साथ सेम शेल में प्रेजेंट है ये वाले, ठीक है। तो ये कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इनका कितना होगा, तो बेटा इनका होगा 0.35, इनको हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से, ठीक है। अगर आपने कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का जो है वो फाइंड आउट करना हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे मैंने इसका जेड इफेक्ट फाइंड करना है, सपोज करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है, तो बेटा इन दो का कितना आएगा, 2 × 0.35 ऐसे निकालते होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका निकालना है तो यहाँ पे 7 का कितना आएगा, 7 × 0.35, समझ आ गई। नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल ईच कॉन्ट्रीब्यूट 0.85 टू सिग्मा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल रहा हूँ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है उनको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.35 से। तो जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर होंगे, मतलब n-1 में होंगे, जैसे ये n है, इसको मैंने n मान लिया सपोज, तो ये क्या हो गए, इनर वाले n-1 के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी बेटा, 0.85, मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन डीपर शेल ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1 टू सिग्मा, ठीक है। और जो इनके भी अंदर होंगे, जैसे ये देखो, मान लो मैं आपको अलग से बना देता हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है। मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, 0.35, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी, उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी 0.85। तो इसके अंदर ये वाले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जितने भी होंगे, इन सभी की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी बेटा वो 1 रहेगी। इनको सभी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। और ये तो हो गया एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर डी ब्लॉक के लिए बात आ गई आपको, तो डी ब्लॉक के लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल एंड लोअर शेल ईच कंट्रीब्यूट 1 टू सिग्मा, ठीक है। तो डी ब्लॉक के लिए बेटा क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल ऐसे है, ये डी में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में, इनको तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, ठीक है। और जो अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ पे एस और पी में बोला था कि जो अंदर वाले होंगे n-1 वाले, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट डी वाले केस में ऐसा नहीं होता। डी वाले केस में जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी को, ये हो गए, सभी को 1 से ही मल्टीप्लाई करना आपने, ठीक है। ये रूल है स्लेटर के। मुझे पता है कि आपको कई लोगों को समझ नहीं भी आई होगी, बट इसकी एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको समझ आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।